प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। मैं रत्न शुक्ला आपके ही चैनल रतन इंस्टीट्यूट में आपका सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग IIT JEE मेंस के बच्चों के लिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हम फोर्स के लॉज को पढ़ेंगे और न्यूटन्स के लॉज के एप्लीकेशंस को समझेंगे। तो न्यूटन्स के लॉज जो हैं वो मोशन के लिए बेसिकली दिए गए थे, जो कि न्यूटन ने कंपाइल किया था अपनी बुक प्रिंसिपिया मैथमेटिका में, है ना। 1665 में न्यूटन ने अपनी बुक प्रिंसिपिया मैथमेटिका में लॉज ऑफ मोशन को पब्लिश किया था। अगर बात करें हम, तो फोर्स क्या है, फोर्स के टाइप्स क्या है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या है, तो सभी को पता है कि नहीं। क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा। फिर भी एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। हमें जो फोकस करना है वो फोकस करना है डिराइव फोर्स, दैट इज द टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन, जो हमें समझना है। ठीक है, तो हम ज़्यादा फोकस अपना इसी पे करने वाले हैं। तो पहले आओ मैं ज़रा समझा लेता हूँ आपको कि एक तरीके से फोर्स होता क्या है। सो बेसिकली फोर्स क्या होता है, तो सभी आप जानते हैं कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर विच ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ ए बॉडी विच कैन एक्सेलरेट ए बॉडी। जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हो तो बॉडी क्या होती है, बॉडी की सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बताया है कि whenever we apply some external force, the body which one is subjected by the force is going to suffer an acceleration. Clear? Means if there is no force on a body, there will be no acceleration, and if there is force on a body, there will be some acceleration. This is the definition of the force. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताता है आपको कि फोर्स को मेजर कैसे करें, फोर्स को मेजर कैसे किया जाए, ये बात सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में बताई गई है। सो बेसिकली न्यूटन कहता है फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम। जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हो तो बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है, और जो लीनियर मोमेंटम में जो चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो फोर्स अप्लाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और वहीं से आपको देखने को मिलता है कि फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, दैट इज द अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द नेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दैट बॉडी। थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो बता रहा है कि फोर्स का नेचर कैसा है। तो ये कहता है कि जब भी हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमें एक रिएक्शन भी देखने को मिलता है। मीन्स फॉर ईच एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही बात कहना चाहते हैं। तो अब जरा देखो कि फोर्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो फोर्स कई टाइप्स के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे बहुत सारे फोर्स हैं जो सभी को आपको पता होने चाहिए। फिर भी आज के टाइम पर फोर्स को हमने क्या कर दिया है, फोर्स को हमने 4 फंडामेंटल टाइप्स में कैटेगराइज किया हुआ है। देयर आर द 4 फंडामेंटल फोर्सेज इन आवर नेचर। फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, second is the gravitational force, third is the strong nuclear force, and the fourth one is the weak nuclear force. Electromagnetic force is the force which acts between two charged particles. Second, gravitational force is the force which acts between two massive particles, and the strong nuclear force is the force which acts between the nucleons like the proton and the neutrons, which just bounce the elementary particles together. And the fourth one is the weak nuclear force which acts between the neutron and the proton and the beta particles. During the beta decay there is the emission of the neutrino and the positron, and that force which one is responsible for binding the neutrons together is the weak nuclear force. अगर हम बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो फोर्स है वो है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये जो फोर्स है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी 100 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। वही बात करें उससे कमज़ोर फोर्स कौन सा है, तो हमारा फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, फिर इसके नीचे हमारा फोर्स आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे जो कमज़ोर फोर्स है वो आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे कमज़ोर फोर्स आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको आप ध्यान में रखें। अब ज़रा देखें कि फंडामेंटल फोर्स से जो फोर्स डिराइव होते हैं उन पर हम आज बात करेंगे। तो हमारा पहला फोर्स है टेंशन। टेंशन के बारे में आप क्या जानते हैं, बताओ टेंशन क्या होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो टेंशन एक ऐसा फोर्स होता है जो 2 स्ट्रिंग या केबल्स के लिए के बीच में काम करता है। जैसे अगर हम कोई स्ट्रिंग ले लें या कोई केबल ले लें, तो केबल के अगर एंड्स को हम लोग टाई कर दें तो वहाँ पर एक पुलिंग एक्ट करती है, जो उनमें एक खिंचाव आता है दोनों एंड्स में, वही है टेंशन। तो मैंने टेंशन को डिफाइन किया हुआ है, टेंशन इज ए फोर्स बाय विच द
बोथ एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग आर द केबल्स आर बीइंग पुल्ड। आप देख पा रहे हैं हमारे पास में, देखो ये एक स्ट्रिंग है और यहाँ देखो ये भी एक स्ट्रिंग हमारे पास में है। तो स्ट्रिंग के दोनों सिरे खिंचाव को फील कर रहे हैं, जो कि यहाँ से कुछ मास के मैंने सस्पेंड किया हुआ है। तो ये जो पुलिंग दोनों एंड्स पर वर्क कर रही है, ये पुल, यही क्या है, टेंशन है। क्लियर? तो टेंशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सो हियर आर सम फ्यू पॉइंट्स विच वन यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द टेंशन फोर्स। फर्स्ट पॉइंट इज दैट इफ स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, अगर स्ट्रिंग की लेंथ नहीं बढ़ रही है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ऑल मासेस कनेक्टेड थ्रू द स्ट्रिंग आर सेम। मतलब अगर हमारे पास में एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ नहीं बढ़ रही है, तो उस स्ट्रिंग से जितने भी मैसिव पार्टिकल्स कनेक्टेड रहेंगे वो सभी सेम तरीके से एक्सेलरेट करेंगे। जितनी डिस्टेंस ये पहला बार ट्रेवल करेगा उतनी डिस्टेंस ये भी ट्रेवल करेगा। डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है मगर एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे, ये बात आप ध्यान में रखें। सेकेंड बात वो आपको बताई जा रही है कि अगर हमारी जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है, इफ द स्ट्रिंग इज मासलेस देन टेंशन विल बी सेम एवरीवेयर। अगर हमारी स्ट्रिंग एक, इसका जो मास है वो नेग्लेजिबल है, जीरो तो होगा नहीं, नेग्लेजिबल हो सकता है, बहुत कम हो, उस केस में टेंशन की वैल्यू पूरी स्ट्रिंग में एक जैसी रहेगी। इसको ध्यान देंगे आप। देखो थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द पुली। कई बार क्या होता है कि हमारे पास में ब्लॉक्स होते हैं जो कि स्ट्रिंग से कनेक्टेड होते हैं और ये किसी पुली के ऊपर से गुजर रही होती है। तो अगर पुली और स्ट्रिंग के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द पुली, देन टेंशन ऑन द बोथ साइड ऑफ द पुली विल बी सेम। इस पुली के दोनों तरफ टेंशन सेम होगा। जैसे आप देखो ध्यान से, मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पर एक ब्लॉक है और ये दो ब्लॉक हैं M1 M2 और उनको हमने एक स्ट्रिंग से टाई करके एक पुली के ऊपर से गुजार दिया है। अगर ये स्ट्रिंग मासलेस है और यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है तो ये ध्यान देंगे कि पुली के दोनों तरफ टेंशन तो सेम होगा, यहाँ भी टेंशन सेम T होगा, यहाँ भी टेंशन मैंने सेम दिखाया हुआ है। और चूंकि ये स्ट्रिंग मासलेस है तो जो टेंशन यहाँ होगा वही सेम टेंशन यहाँ होगा और इसलिए यहाँ वही सेम टेंशन आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। बाय द वे, अगर यहाँ मान लो कि जो पुली है, पुली में कोई फ्रिक्शन रहा होता स्ट्रिंग और पुली के बीच में, तो दोनों एंड्स के टेंशन चेंज हो जाते हैं, इधर T1 इधर T2 हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है। और एक लास्ट पॉइंट जो मैंने इसमें लिखा नहीं है वो ये है कि अगर हमारी जो स्ट्रिंग है उसको हम कट कर दें तो स्ट्रिंग को कट करने पर टेंशन अलग अलग हो जाता है। ठीक है, याद रखें इस चीज को। अगर हमारी सेम स्ट्रिंग है और मासलेस है तो टेंशन हर जगह सेम रहेगा। अगर वो इनएक्सटेंसिबल है तो जितने भी मैसिव पार्टिकल्स अटैच रहेंगे सभी सेम तरीके से एक्सेलरेट करेंगे। और अगर हमारी जो है वो पुली और स्ट्रिंग के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, उस केस में पुली के दोनों तरफ टेंशन सेम रहेगा। आगे हम लोग सीखेंगे। देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है जहाँ पर एक ब्लॉक है जिसको हमने दो स्ट्रिंग से टाई किया हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है और इन स्ट्रिंग्स में कुछ टेंशन है T1 T2 और ये हमको फाइंड करना है टेंशन। कैसे फाइंड करें इसको भी हम इसके बाद वाले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।